नेहा, आप देख रहे हैं शिवालिक जर्नल। ये वीर किस मिट्टी के बने होते हैं, जान दूसरों की जोखिम में होती है और प्राण अपने दांव पर लगा देते हैं। आज हम ऐसे ही एक वीर की कहानी लेकर आए हैं जिसे हर उस व्यक्ति को जानना जरूरी है जिसे भारतीय होने और भारतीय सेना पर गर्व है। हम यहाँ आपको युद्ध भूमि में अदम्य साहस का परिचय देने वाले उस रणबांकुरे की कहानी बताएंगे जिसने खुद की जान को इस देश के लिए कुर्बान कर दिया था। वीरता और पराक्रम से लबरेज इस शूरवीर को भारतीय सेना का रैम्बो कहा जाता है। जिस प्रकार फिल्म में रैम्बो अपने हर ऑपरेशन और मिशन को जीतकर ही लौटता था, ठीक वैसे ही भारतीय सेना का ये असल जिंदगी का रैम्बो कभी किसी मिशन या ऑपरेशन में फेल नहीं हुआ। जहां भी गया वहां अपनी वीरता, साहस और पराक्रम के झंडे गाड़ कर लौटा। ये कहानी शुरू होती है हिमाचल के कांगड़ा जिले से। तारीख 24 मई 1967। सूबेदार रूलिया राम वालिया की पत्नी एक बच्चे को जन्म देती हैं जिसे नाम मिलता है सुधीर, मतलब जो धैर्यवान हो, दृढ़ मजबूत इरादे वाला हो। अपने नाम को बखूबी चरितार्थ किया इस बच्चे ने। सुधीर बचपन से ही अपने पिता, जो कि भारतीय सेना में जवान थे, उनके पद चिन्हों पर चलकर देश सेवा करना चाहते थे। लेकिन अभी जिंदगी को सुधीर के फौलादी इरादों का इम्तिहान लेना बाकी था। अभी तो सुधीर को उस तेज आंच से होकर गुजरना बाकी था जिसके बाद ही वो एक खरा सोना कहलाने वाले थे। सुधीर का बचपन चुनौतियों से लबालब भरा हुआ था, लेकिन जब वो कक्षा 2 में थे तब से अपनी माँ से कहा करते थे, मैं फौजी बनूंगा। जिस सरकारी प्राइमरी स्कूल पढ़ने जाया करते थे वहाँ यूनिफॉर्म तक नहीं थी। बैठने के लिए टाट और बोरी का टुकड़ा ले जाया करते थे क्योंकि बैठने के लिए बेंच नहीं थी। हर रोज स्कूल जाते वक्त वो उन बच्चों को लगातार एक टिक निखारते रहते थे जो लाल रंग की यूनिफॉर्म में किसी दूसरे स्कूल में जाया करते थे। उन्हें वो स्कूल यूनिफॉर्म का रंग बड़ा पसंद था। पिता से हर बार बड़ी मासूमियत से पूछते थे कि मैं इस स्कूल में क्यों नहीं जा सकता पिताजी। पिता सूबेदार रूलिया जी समझाते हैं कि वहाँ मेरे ऑफिसर्स के बच्चे पढ़ने जाते हैं, अगर तुमको वहाँ पढ़ना है तो बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सुधीर भी कहाँ पीछे हटने वाले थे। उन्होंने कड़ी मेहनत की और सैनिक स्कूल सुजानपुर टेहरा, जो कि उनके घर से 40 किलोमीटर दूर था, सुधीर को वहाँ दाखिला मिल गया। यहाँ से पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्होंने एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी की ओर कदम बढ़ाए। अब इंटरव्यू के लिए बेंगलोर जाना था। पिता से 2000 रुपए मांगे, पिता ने 3000 रुपए दिए क्योंकि बेंगलोर में उनका कोई रिश्तेदार, दोस्त या फिर कोई जान पहचान वाला नहीं था। तब टेलीफोन का भी इतना प्रचलन नहीं था। 4 दिन बाद पिता को खत मिला जिसमें लिखा था, मैं पास हो गया। एनडीए खड़गवासला सुधीर के जीवन का एक नया मकाम था जो नई चुनौती लिए उनका स्वागत कर रहा था। सुधीर की कद काठी शारीरिक संरचना उतनी मजबूत नहीं थी। चुनौती थी अपने शरीर को एनडीए के लिए तैयार करना और अपने व्यक्तित्व का विकास करना। दिल में वतन परस्ती का ऐसा जज्बा हर चुनौती को सुधीर एक एक कर लांघते चले गए। एनडीए के शुरुआती दिनों में वो अपने साथियों से पिछड़ गए, लेकिन उसके बाद उन्होंने कड़ी मेहनत की। पिता उन दिनों को याद करते हुए कहते हैं कि वो दिन भर एक्सरसाइज करते, रात को इंग्लिश की पढ़ाई करते। बहुत तेजी से सुधीर ने खुद को सेना के लिए तैयार किया था। एनडीए में बेहतरीन प्रदर्शन के बाद उन्होंने आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी की ओर अपने कदम बढ़ाए। आईएमए की पासिंग आउट परेड में सुधीर अपने दल का नेतृत्व कर रहे थे। सुधीर के परिजन, दर्शक दीर्घा में बैठे अपने लाल को अफसर बनता हुआ देख रहे थे। माता पिता की आंखें खुशी से नम थीं। पिता ने भावुक होकर कहा, मेरे बेटे ने मेरा सिर फक्र से ऊंचा कर दिया है। साल 1988। हिमाचल के कांगड़ा जिले का वो लड़का जिसने कभी टाट और बोरी पर बैठकर पढ़ाई की थी, आज वो भारतीय सेना की 3 जाट रेजिमेंट में कमीशन होकर लेफ्टिनेंट सुधीर कुमार वालिया बन चुके थे। आपको बता दें, ये वो दौर था जब हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका में हालात बेहद खराब थे। हर तरफ अशांति, आतंक फैला हुआ था। शस्त्र विद्रोह की आग में पूरा श्रीलंका जल रहा था। भारत ने करीब अपने 70,000 जवानों को श्रीलंका में शांति बहाल करने के लिए भेजा, जिसे इंडियन पीस कीपिंग फोर्स कहा गया, और इसी फोर्स का हिस्सा बने लेफ्टिनेंट सुधीर कुमार वालिया।
जंगल वॉर में एक्सपर्ट सुधीर वालिया ने श्रीलंका में कई ऑपरेशन को अंजाम दिया, बहुत से लोगों की जान बचाई। साल 1990 में भारत ने अपने सैनिकों को श्रीलंका से वापस बुला लिया था। इस दौरान हमारे 1157 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए थे। श्रीलंका से लौटने के बाद लेफ्टिनेंट सुधीर ने 9 पैरा एसएफ कमांडो रेजिमेंट को ज्वाइन किया, जिसे असाधारण परिस्थितियों में युद्ध करने के लिए जाना जाता है। ये भारतीय सेना की सबसे डेयर डेविल फोर्स है। दुनिया की सबसे ऊंची रणभूमि कहे जाने वाले सियाचिन ग्लेशियर में सुधीर कुमार वालिया 2 बार 6-6 महीने के लिए अपनी सेवा प्रदान की। आपको बता दें, सियाचिन में दुश्मन देश की सैनिकों से ज्यादा खतरा जवानों को -45 डिग्री वाले उस तापमान से होता है जो खून को जमा देता है। मेजर सुधीर वालिया यही नहीं रुके, वो इस कदर सफलता की ओर अग्रसर थे मानो एक दिन आसमान की ऊंचाई भी उनकी सफलता के आगे बौनी साबित होने वाली थी। मेजर सुधीर को इस बार अमेरिका में होने वाले 6 महीने के एक स्पेशल कोर्स के लिए चुना गया था। यहाँ करीब 80 देशों में सेना के उत्कृष्ट कमांडो फोर्स के जवान आए हुए थे। जब ये कोर्स समाप्त हुआ तो मेजर सुधीर कुमार वालिया इकलौते ऐसे भारतीय जवान थे जिन्होंने इसे टॉप किया। इनाम में उन्हें अमेरिका के पेंटागन में तमाम देशों से आए वहां के बेस्ट कमांडोज को संबोधित करने का मौका मिला। इससे पहले भी वो भारत में कई एंटी मिलिट्रेंसी ऑपरेशंस को लीड कर चुके थे, जिसके लिए उन्हें 2 बार गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। अब उन्हें वो काम सौंप दिया गया जिसके लिए मेजर सुधीर वालिया कभी बने ही नहीं थे। उन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मलिक के एडीसी के तौर पर नियुक्त किया गया। इस बीच कारगिल युद्ध छिड़ गया। उनकी 9 पैरा एसएफ यूनिट दुश्मनों से लोहा ले रही थी। उधर मेजर सुधीर की व्याकुलता जंग में जाने के लिए बढ़ती जा रही थी। उन्हें अंदर ही अंदर ये बात परेशान कर रही थी कि वो जिन परिस्थितियों में अपना पराक्रम दिखाने के लिए बने हैं, आज वो उस मौके के सामने हैं तो सेना मुख्यालय दिल्ली में डेस्क पर बैठकर कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। मेजर सुधीर वालिया सीधा जनरल मलिक के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि सर प्लीज अलाउ मी टू जॉइन माय बटालियन इन कारगिल। बहुत समझाने और रिक्वेस्ट करने के बाद जनरल वेद प्रकाश मलिक मान जाते हैं और उन्हें कहते हैं वहां जाने से पहले इन पहाड़ों की परिस्थितियों को समझ लेना। मेजर सुधीर हंसकर कहते हैं कि सर मैं पहाड़ी हूँ, मुझे पहाड़ों की परिस्थितियां जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब तक मेजर सुधीर कुमार वालिया कारगिल पहुंचे तब तक लगभग युद्ध अपने अंतिम चरण में था। ज्यादातर चोटियों से पाकिस्तानी घुसपैठियों को पीछे धकेला जा चुका था, लेकिन अभी भी जोलो टॉप पर पाकिस्तानी अपना कब्जा जमाए बैठे हुए थे। अब इस चोटी को, जो कि 52,000 मीटर की ऊंचाई वाली थी, मेजर सुधीर को दुश्मन को वहां से खदेड़ने का जिम्मा सौंपा गया। कारगिल युद्ध में समाप्ति की घोषणा से ठीक एक दिन पहले यानी 25 जुलाई 1999 को पैरा कमांडो मेजर सुधीर कुमार वालिया ने अपनी असॉल्ट टीम के साथ जोलो राइड पर धावा बोल दिया। ये हमला इतना खतरनाक था कि देखते ही देखते पाकिस्तान के 13 सैनिकों को ढेर कर दिया गया। इस हमले में भारतीय सेना के भी 5 जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे। मेजर सुधीर वालिया की टीम ने जोलो टॉप पर तिरंगा फहराकर दुश्मन से वापस ले लिया, जिसके लिए मेजर सुधीर वालिया का नाम वीर चक्र के लिए प्रस्तावित किया गया। उनके इन्हीं असाधारण युद्ध कौशल के कारण साथ ही उन्हें रैम्बो कहकर बुलाते थे। कारगिल युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन इसके बाद जम्मू कश्मीर में मिलिट्रेंसी गतिविधियां अपने चरम पर थीं। कारगिल युद्ध के बाद मेजर सुधीर कुमार वालिया घाटी में होने आतंकी से मुठभेड़ का हिस्सा बनते रहे। 28 अगस्त की रात को एक गुप्त सूचना मिलती है कि कुपवाड़ा जिले के हफरुदा जंगल में आतंकियों का एक बड़ा गिरोह देखा गया है। सूचना एक क्रेडिबल सोर्स से आई थी जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता था। उसी रात मेजर सुधीर वालिया और उनके 5 जाबाज पैरा कमांडोज की टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। रात भर जंगल की खाक छानने के बाद कुछ हाथ नहीं लगा। 29 अगस्त 1999 की सुबह मेजर सुधीर कुमार वालिया जब हफरुदा जंगल की घनी झाड़ियों की ओर बढ़े तो उन्हें आतंकवादियों की आवाजें सुनाई देने लगी, लेकिन वो उन्हें नजर नहीं आ रहे थे। मेजर सुधीर कुमार अपने एक साथी के साथ रेंगते हुए ऊंचे स्थान की ओर बढ़े। जब वो पहाड़ी पर पहुंचे तो उन्हें केवल 4 मीटर की दूरी पर खड़े 2 सशस्त्र आतंकवादी और उनके नीचे 15 मीटर की गहराई पर आतंकवादियों का एक बड़ा दल बंद ठिकाना
नजर आया। मेजर सुधीर ने तुरंत एक नजदीकी आतंकी पर गोली चलाकर उसे मार गिराया और दूसरे आतंकी पर हमला कर दिया, लेकिन वो आतंकी कूदकर अपने ठिकाने में जा घुसा। मेजर सुधीर कुमार ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने साथी सैनिक द्वारा की जा रही गोलीबारी की आड़ लेकर आतंकवादियों के ठिकाने पर धावा बोल दिया। उस ठिकाने के अंदर मौजूद लगभग 20 आतंकी और इधर मेजर सुधीर कुमार अकेले ही उनके साथ गुत्थम गुत्था हो गए और मात्र 2 मीटर की दूरी से उन पर गोलीबारी कर 4 आतंकवादियों को मार गिराया। लेकिन इसी दौरान आतंकवादियों द्वारा चलाई गई गोलियों से भी मेजर सुधीर कुमार वालिया गंभीर रूप से घायल हो गए थे। आतंकियों को उन्होंने संभलने का मौका नहीं दिया। कायर आतंकी भाग खड़े हुए। घायल होने के कारण चल पाने में असमर्थ होने के बावजूद मेजर सुधीर कुमार ने अपने सभी कमांडोज और आसपास तैनात टुकड़ियों से रेडियो सेट पर संपर्क करते हुए उन्हें निर्देश दिए कि वो डटे रहें और बाकी बचे आतंकियों को भागने का मौका न दिया जाए। इस भीषण मुठभेड़ में उनके चेहरे, सीने और बाहों में कई गोलियां लग गई थी और काफी ज्यादा खून बह जाने के कारण वो उस ठिकाने के द्वार पर गिर पड़े और अपना रेडियो सेट थामे हुए ही मेजर सुधीर कुमार तब तक बैठे रहे जब तक ये पूरा ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ और अंतिम आतंकी मारा नहीं गया। करीब 35 मिनट बाद उन्होंने खुद को वहां से निकालने का आदेश दिया, लेकिन हेलीकॉप्टर द्वारा अस्पताल ले जाते वक्त वो वीर गति को प्राप्त हो गए। मेजर सुधीर कुमार वालिया के अति उत्कृष्ट वीरता, साहस और अतुलनीय शौर्य का प्रदर्शन करते हुए भारतीय सेना की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। 26 जनवरी 2000 को उन्हें भारत के महामहिम राष्ट्रपति KR नारायण द्वारा शांतिकालीन सर्वोच्च वीरता सम्मान अशोक चक्र से मरणोपरांत सम्मानित किया गया। ये सम्मान उनके पिता रिटायर्ड सूबेदार मेजर रूलिया राम वालिया ने ग्रहण किया था। अपनी मां से अमर बलिदानी मेजर सुधीर कुमार वालिया हमेशा कहते रहते थे, मैं किसी दुर्घटना या किसी बीमारी से नहीं मरूंगा, मैं लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त करूंगा। आज भारत माँ के वीर सपूत की जन्मभूमि बनुरी का कण कण उनकी शौर्य गाथा सुना रहा है। आज उसके नाम से वो जगह, वो चौराहा जाना जाता है जहां से कभी नन्हा सुधीर अपने पिता की उंगली पकड़कर गुजरता था, फिर सेना के एक सम्मानित ऑफिसर की तरह गुजरता था और फिर एक दिन तिरंगे में लिपटा भारत माँ की गोद में सोते हुए इसी जगह से गुजरे। वीर सपूत अमर बलिदानी मेजर सुधीर कुमार वालिया की कहानी देश के हर नौजवान तक पहुंचना बहुत जरूरी है। इनकी शौर्य गाथा आने वाली कई पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी। शिवालिक जर्नल एक पराक्रमी योद्धा, एक आदर्श बेटे और उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए नमन करता है उन माँ बाप को जो अपने घर के चिरागों को माँ भारती के चरणों में समर्पित कर देते हैं ताकि आपके और हमारे घरों के चिराग सलामत रहें। जब तक ये धरती रहेगी, जब तक ये अंबर रहेगा, भारतवर्ष का कण कण आपका और आपके परिवार का ऋणी रहेगा। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।